देखो, नेक्स्ट चैप्टर जो है अपन डिस्कस करेंगे रॉयल्टी। रॉयल्टी जिसको हिंदी में कहा जाता है क्या? अधिकार शुल्क। क्या कहा जाता है? अधिकार शुल्क। पहली बात तो ये कि रॉयल्टी होती क्या है ना। नॉर्मली रॉयल्टी वर्ड जो है वो वास्टिंग एसेट्स के टर्म्स में यूज़ किया जाता है। वास्टिंग एसेट्स का मतलब ऐसी एसेट्स जो धीरे धीरे ख़त्म होने वाली होती है। जैसे अपन के कोर्स में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ है। जैसे अपन बात करें लीज पे जो लेते हैं ना, खदान, कोयले की खदान अगर आपने ली या ईंट की खदान ली, पत्थर की खदान ली, है ना, माइनिंग रॉयल्टी जिसको कहा जाता है ना। ठीक, तो यहाँ पे दो पार्टीज होती हैं। एक होती है खदान का मालिक जिसको कहेंगे लैंडलॉर्ड। क्या कहेंगे? लैंडलॉर्ड। और दूसरी पार्टी जो होती है लीजी। लीजी का मतलब इसको हिंदी में कहा जाता है पट्टेदार। और लैंडलॉर्ड को क्या कहा जाता है? भूस्वामी, है ना। थोड़ा थोड़ा सा मैं लिख दिया हूँ केवल। दो पार्टीज कौन सी होती है? लैंडलॉर्ड एंड लीजी। लैंडलॉर्ड का मतलब है जो खदान का मालिक है उसको अपन बोलेंगे लैंडलॉर्ड, या लेजर भी कहा जाता है। और जिस व्यक्ति ने खदान को पट्टे पर या लीज पर लिया हुआ है उसको क्या कहेंगे? लीजी। उसको हिंदी में क्या कहा जाता है? पट्टेदार कहा जाता है। ठीक है ना। नॉर्मली अगर आपने खदान ली है पट्टे पर तो जो भी प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन पर लीजी के द्वारा लैंडलॉर्ड को क्या दिया जाएगा? जो अमाउंट दिया जाएगा, दिस इज कॉल्ड रॉयल्टी, है ना। ठीक, मैं क्या बोल रहा हूँ? जो अमाउंट लीजी के द्वारा लेजर को या जो आपका लैंडलॉर्ड है उसको जो अमाउंट दिया जाएगा वो क्या कहलाएगी? रॉयल्टी कहलाएगी। यहाँ पे रॉयल्टी जो है वो अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे हम लोग नॉर्मली माइनिंग रॉयल्टी की बात करते हैं। माइनिंग रॉयल्टी मतलब जो खदान वगैरह ली है पट्टे पर, ठीक है ना। बुक्स से रिलेटेड भी रॉयल्टी होती है ना। लेखक ने, राइटर ने एक बार बुक लिख दी, बाद में वो बुक पब्लिशर बेचेगा, तो जब पब्लिशर जितनी कॉपी बेचेगा उस हिसाब से राइटर को भी एक अमाउंट उसका जाएगा। तो वो जो है कॉपीराइट रॉयल्टी जिसको कहते हैं ना, क्या कहते हैं? कॉपीराइट रॉयल्टी। ठीक, तो अलग अलग प्रकार की रॉयल्टी होती है। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन। रॉयल्टी इज द कंसिडरेशन विच इज पेड बाय द लीजी टू द लेजर और लैंडलॉर्ड। हम लोग नॉर्मली यहाँ पे माइनिंग रॉयल्टी से रिलेटेड ही बात करते हैं। ठीक है ना। देखो, कुछ टर्म्स है जो तुम लोगों को यूज होते हैं रेगुलरली रॉयल्टी चैप्टर में, है ना। ठीक, पहला होता है मिनिमम रेंट। मैंने बताया तुम लोगों को कि रॉयल्टी का कैलकुलेशन हमेशा कहाँ पे किया जाता है? रॉयल्टी का कैलकुलेशन हमेशा किया जाता है जो आपका जितना भी खदान से जो भी कोयला वगैरह निकला, अगर सपोज दैट, है ना, प्रोडक्शन पर किया जाता है, मतलब आउटपुट पे किया जाता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक खदान, अगर आपने कोयले की खदान अगर पट्टे पर ली है सपोज दैट, है ना, ठीक, अगर तो उसमें फिक्स है कि अगर 10 रुपये पर टन कोयला पे आपको रॉयल्टी दी जाएगी। किसके द्वारा? लीजी के द्वारा। लेजर को या लैंडलॉर्ड को जो रॉयल्टी दी जाएगी वो अगर सपोज दैट 10 रुपये पर टन दी जाएगी, है ना। अब रॉयल्टी का कैलकुलेशन हमेशा काहे पे किया जाता है? प्रोडक्शन पे किया जाता है या आउटपुट पे किया जाता है ना। अगर सपोज दैट 10 रुपये पर टन रॉयल्टी हुई, है ना, अगर पहले साल में सपोज दैट मतलब 500 टन अगर कोयला निकाला तुमने, 10 रुपये के हिसाब से 5000 रुपये रॉयल्टी बन गई। ये बात तो तुम लोग को समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि यदि सपोज दैट जो आपका पट्टेदार है, जो लीजी है, वो खदान को ले लिया उसने, उसके बाद में उसने अगर पहले साल में कोई प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, सपोज दैट कोई भी आउटपुट नहीं हुआ, है ना, और वो भी निश्चिंत है कि जब कोयला निकलेगा तब हम जो लेजर है या लैंडलॉर्ड है उसको हम
रॉयल्टी देंगे, क्योंकि रॉयल्टी का कैलकुलेशन तो काय पे किया जाता है, हमेशा प्रोडक्शन पर किया जाता है ना। तो अगर पहले साल या दूसरे साल या किसी भी ईयर में यदि कोई भी प्रोडक्शन हो ही नहीं, है ना, ठीक, उस कंडीशन में ये लॉस हो जाएगा। लॉस किसके लिए हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, लॉस हो जाएगा ये जो खदान का मालिक है उसके लिए लॉस होगा। बोलेगा भैया तुमने हमारी खदान तो पट्टे पे लेके रखी हुई है, लेकिन उससे कुछ भी आप प्रोडक्शन तो कर नहीं रहे हो, है ना, ठीक। इस लॉस से बचने के लिए लीजी और लेजर के बीच में इस प्रकार का एक एग्रीमेंट होता है कि आप चाहे प्रोडक्शन करो चाहे ना करो, हमको इतना अमाउंट तो मिनिमम आप दोगे ही। दिस इज कॉल्ड मिनिमम रेंट। तो मिनिमम रेंट इज द अमाउंट विच मस्ट बी पेड बाय द लीजी टू द लेजर, है ना, इवन इफ नो प्रोडक्शन हैज बीन मेड, है ना। मैंने थोड़ा सा लिख भी दिया है, अमाउंट मस्ट बी पेड बाय द लीजी, मतलब जो अमाउंट पेमेंट किया ही जाएगा चाहे प्रोडक्शन हो चाहे ना हो। दिस इज कॉल्ड मिनिमम रेंट, ठीक है ना। अब देखो एक एनालिटिकल टेबल मैं तुम लोगों को बताऊंगा। एनालिटिकल टेबल में कुछ चीजें आएंगी, है ना। तो रॉयल्टी का कैलकुलेशन काहे पे किया गया? प्रोडक्शन पे किया गया या आउटपुट पे किया गया? मिनिमम रेंट, ठीक है ना। कुछ एक चीजें और हैं तुम लोगों को, जैसे शॉर्ट वर्किंग एंड सरप्लस क्या होता है ना। शॉर्ट वर्किंग का मतलब यदि रॉयल्टी का अमाउंट, देखो रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रेंट से या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा या इक्वल होगा, ये बात तो कन्फर्म है। तो यदि रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रेंट से कम होता है, जैसे रॉयल्टी बनी 5,000 जबकि मिनिमम रेंट कितना देना पड़ा हमको? 7,000 रुपीज़ देना पड़ा, तो 2,000 रुपये क्या हो गया? डिफरेंस माने अंतर, इज इक्वल टू शॉर्ट वर्किंग। तो यदि रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रेंट से कम होता है तो जो अंतर डिफरेंस होता है उसको शॉर्ट वर्किंग बोलते हैं, लेकिन यदि रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रेंट से अधिक होता है तो जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं? सरप्लस होता है। क्या कहते हैं उसको? सरप्लस बोलते हैं, ठीक है ना। और अगर रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रेंट इक्वल होता है तो नो शॉर्ट वर्किंग नो सरप्लस, ठीक है ना। अब देखो जब टेबल में बताऊंगा तो उसमें ये सब कॉलम आएंगे, है ना, ठीक। तो इसलिए एक बार मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक। अब शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड का मतलब क्या होता है, और एक अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग भी आएगी, है ना। शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड का मतलब होता है जब देखो जब लीज से रिलेटेड टर्म्स क्लियर होती हैं उसी टाइम पे कुछ चीज़ें जो हैं लेज़र और लीजी के बीच में जो है पहले ही कुछ चीज़ें जो हैं वो मतलब एग्रीमेंट में लिख दी जाती है ना, ठीक। जैसे अगर लैंडलॉर्ड और लीजी के बीच में इस प्रकार का एग्रीमेंट हुआ है कि भैया हम मिनिमम रेंट तो दे देंगे तुमको, यदि प्रोडक्शन ना भी होगा तो भी हम आपको मिनिमम रेंट के बराबर अमाउंट तो देंगे ही देंगे, है ना, ठीक। लेकिन जब प्रोडक्शन भविष्य में बढ़ेगा, है ना, कभी कभी लीजी और लेजर के बीच में इस प्रकार का एग्रीमेंट भी होता है कि जब प्रोडक्शन हम बढ़ेगा बाद में तो हमको सरप्लस होगा, ये बात तो कंफर्म है क्योंकि रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रेंट से ज़्यादा होगा ना। तो सरप्लस वाले ईयर में हम जो पुरानी शॉर्ट वर्किंग है यदि उसको एडजस्ट करने का अधिकार लीजी के पास में होता है, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड। शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड का मतलब क्या होता है? ऐसा अमाउंट जिसको सरप्लस वाले ईयर में जो है लीजी के द्वारा एडजस्ट किया जा सकेगा, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड। क्योंकि जब शॉर्ट वर्किंग हुई तो ये तो लीजी के लिए एक प्रकार से नुकसान हुआ। लीजी का मतलब क्या हो गया? पट्टेदार, जिस व्यक्ति ने खदान को पट्टे पे लिया हुआ है। रॉयल्टी बनी 5,000 जबकि मिनिमम रेंट है अगर 10,000 तो कम से कम पेमेंट तो वो 10,000 रुपये के बराबर करेगा ही करेगा, ये बात तो कन्फर्म है, ठीक है ना। तो इस नुकसान से बचने के लिए इनके बीच में इस प्रकार का भी एग्रीमेंट होता है कि जब भविष्य में सरप्लस होगा तो सरप्लस वाले ईयर में हम जो पुरानी शॉर्ट वर्किंग है उसको हम क्या कर लेंगे? एडजस्ट कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड, है ना।
लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता है कि भविष्य में जब सरप्लस होगा तब हम पुरानी शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूप कर लेंगे, तब तो फिर लॉस हुआ ही नहीं। बोलोगे फिर तो तुम निश्चिंत हो जाओगे, लीजी मतलब पट्टेदार निश्चिंत हो जाएगा, बोलेगा कि 10 साल बाद सब सरप्लस होगा तो हम इसको रिक्यूप कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। शॉर्ट वर्किंग के रिक्यूपमेंट की मतलब एडजस्टमेंट का एक निश्चित समय होता है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है ना। जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि शॉर्ट वर्किंग ऑफ एनी ईयर कैन बी रिक्यूब्ड इन फर्स्ट 3 years ऑफ लीज ओनली, मतलब शुरू के 3 साल तक ही केवल उसको क्या किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है। मतलब 3 साल तक यदि आपने एडजस्ट नहीं कर पाए तो फिर वो जो है उसको अमाउंट को जो एडजस्ट नहीं हो पाया है उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग इज द अमाउंट विच कैन नॉट बी रिक्यूब्ड, है ना, ठीक, विच कैन नॉट बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ लीज, ठीक है ना। तो ये लॉस होगा, लॉस किसके लिए होगा, लीजी के लिए होगा। मैंने लिख दिया लॉस टू द लीजी, देयरफॉर इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। समझ में आ गई ना बात, ठीक। तो देखो ये सब टर्म्स तुम लोगों को बार बार एनालिटिकल टेबल में भी यूज होने वाले हैं, इसलिए मैंने उनको इकट्ठा तुम लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं एनालिटिकल टेबल का एक फॉर्मेट तुम लोगों को बतला रहा हूँ, उसमें ये सब चीज़ें आएंगी और उसके बाद में अपन एक क्वेश्चन भी लेंगे, उस क्वेश्चन के माध्यम से जो है तुम लोगों को पूरा का पूरा टेबल किस प्रकार से बनाई जाएगी, क्योंकि रॉयल्टी के हर एक क्वेश्चन में एक टेबल बनाएंगे और उसके बाद जर्नल एंट्रीज और लेजर अकाउंट, ये 3 चीज़ें हैं केवल रॉयल्टी के पूरे चैप्टर में। तो तुम लोगों का पूरा रॉयल्टी का चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक। देखो हम लोगों ने पिछली क्लास में अभी मैंने तुम लोगों को इसके पहले बतलाया कि रॉयल्टी क्या होती है ना, साथ में उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, है ना, शॉर्ट वर्किंग का या सरप्लस होता है ना, ठीक। इसके अलावा शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड या शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब्ड, है ना। रॉयल्टी के हर एक क्वेश्चन में हमको एक एनालिटिकल टेबल बनानी होगी, हर क्वेश्चन में बनेगी वो, है ना। एनालिटिकल टेबल का फॉर्मेट भी मैंने लिख दिया है और एक क्वेश्चन के माध्यम से तुम लोगों को मैं बतला भी रहा हूँ कि किस प्रकार से एनालिटिकल टेबल बनती है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन जैसे मैंने लिया है कि अ कंपनी टुक अ लीज ऑफ कोल माइंस ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस, मतलब एक कंपनी है उसने एक कोल माइंस ली है, कंडीशंस उसमें नीचे दी हुई है ना। रॉयल्टी 50 पैसे पर टन दिया हुआ है, ठीक। मिनिमम रेंट 9,000 रुपये दिया हुआ है पर ईयर, ठीक। रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट शर्त होती है, यही शर्त होती है जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा हमेशा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। तो यहाँ पे जो हमने शॉर्ट वर्किंग का रिक्यूपमेंट लिया है ओवर फर्स्ट 3 years ऑफ लीज, मतलब कि लीज के पहले 3 साल तक केवल शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूप किया जा सकता है, उसके बाद में मतलब एडजस्ट किया जा सकता है, उसके बाद आप शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट नहीं कर पाओगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शॉर्ट वर्किंग अगर किसी भी ईयर में होती है तो उसको केवल शुरू के 3 साल तक ही रिक्यूप किया जा सकता है। शुरू के 3 साल कहने का मतलब ये है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है ना। आगे है ईयर दिया हुआ है और आउटपुट दिया हुआ है ना, टन्स में। फर्स्ट ईयर में 12,000 आउटपुट है, मतलब 12,000 टन है, सेकेंड ईयर में 19,000 टन है और थर्ड ईयर में 21,000 टन है, ठीक है ना। अब गिव जर्नल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट्स, ये मैंने लिख दिया है, इसके बाद में मैं तुम लोगों को समझाऊंगा, लेकिन मैंने पहले बताया तुम लोगों को कि सबसे पहले अपने को क्या बनानी पड़ेगी, हर क्वेश्चन में एनालिटिकल टेबल बनानी पड़ेगी। एनालिटिकल टेबल में लगभग 9-10 कॉलम होते हैं, देखो बुक में अलग दिया रहता है, कई बार 1-2 कॉलम कम दिए रहते हैं, मैं बढ़ा देता हूँ, लेकिन इससे क्वेश्चन तुम लोगों को ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा, है ना।
हर क्वेश्चन में मैंने कहा एनालिटिकल टेबल बनेगी बनेगी। एग्जाम में कई बार होता है अपने को, अगर एनालिटिकल टेबल बन गई तुमसे तो जर्नल एंट्रीज और लेजर अकाउंट सब में सेम ही रहते हैं, उसकी थोड़ी थोड़ी कंडीशंस चेंज होती है, वो मैं बतला दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। तो देखो एनालिटिकल टेबल का जो फॉर्मेट है, आधी एनालिटिकल टेबल मैंने बनाई है, बाकी आधी मैं तुम लोगों को अभी बना के बतलाऊंगा, जिससे और अच्छा क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को, ठीक। तो फर्स्ट से लेके आपका 1 मिनट, सॉरी मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया था, 4th ईयर भी है ना, ठीक। 4th ईयर में आउटपुट मैंने ले लिया है 20,000 टन्स, जिससे क्वेश्चन में ही सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक। तो 4th ईयर में आउटपुट कितना है 20,000 टन। देखो ईयर दिया हुआ है, आउटपुट दिया हुआ है 12,000, 19,000, 21,000 और 20,000, ठीक है ना। ये पहला कॉलम हो गया आउटपुट का, ठीक। रॉयल्टी 50 पैसे पर टन है ना, ठीक। तो 50 पैसे पर टन का मतलब 12,000 का आधा कितना हुआ 6,000, 19,000 का 9,500 है ना, 21 का 10,500 और 20,000 का 10,000। समझ में आ गई ना बात, ठीक। तो देखो रॉयल्टी तो अपन हर क्वेश्चन में निकाल सकते हैं क्योंकि आउटपुट पे बेस्ड होती है, मैंने तुम लोगों को पहले भी बतलाया हुआ है, ठीक है ना। अब मिनिमम रेंट फिक्स रहेगा। मिनिमम रेंट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 9,000 रुपए, है ना, ये पर ईयर है, ठीक है ना, क्या है पर ईयर, ठीक। मतलब 1 साल का मिनिमम रेंट 9,000 है, तो अपन ने हर साल कितना ले लिया 9,000 रुपए ले लिया, ठीक है ना। देखो मिनिमम रेंट का भी मैं बता दूं तुम लोगों को कि कंडीशन तुम लोगों को दूसरे क्वेश्चंस में कई बार डिफर मिलती है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को करना होता है कि मिनिमम रेंट फर्स्ट ईयर में इतना रहा या सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में इतना रहा, तो वो उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो कल इसके पहले मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि रॉयल्टी का अमाउंट यदि मिनिमम रेंट से या तो कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है या इक्वल हो सकता है ना। रॉयल्टी का अमाउंट यदि मिनिमम रेंट से कम होता है तो डिफरेंस को क्या कहा जाता है, शॉर्ट वर्किंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शॉर्ट वर्किंग। इसको हिंदी में कहा जाता है लघु कार्य। क्या, लघु कार्य, ठीक है ना। तो देखो, और अगर रॉयल्टी का अमाउंट रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रेंट से अधिक होता है तो ये इसका जो डिफरेंस है, इसका जो अंतर है, इसको सरप्लस कहा जाता है। और अगर इक्वल है तो ना शॉर्ट वर्किंग है ना सरप्लस है, ये बात सब लोगों को मालूम है तुम लोगों को, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जैसे फर्स्ट ईयर में मिनिमम रेंट रॉयल्टी है 6,000 और मिनिमम रेंट 9,000 है ना, ठीक। तो मतलब रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रेंट से कम है ना, तो डिफरेंस क्या हो गया, शॉर्ट वर्किंग। क्या हो गया, शॉर्ट वर्किंग, ठीक। तो 6,000 9,000 का डिफरेंस कितना आया 3,000, ठीक। सेकंड ईयर में देखो यहाँ तक का कॉलम सब लोगों को बहुत आराम से समझ में आ जाता है, इसलिए मैंने इसको लिखा हुआ है ऑलरेडी, है ना। बात का मैं तुम लोगों को समझाऊंगा तो वो लिखते जाऊंगा, ठीक। अब रॉयल्टी सेकंड ईयर में 9,500 रुपए है और मिनिमम रेंट कितना है 9,000, है ना। तो यहाँ रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रेंट से अधिक है, अधिक है तो क्या हो गया सरप्लस, ठीक है ना। 500 रुपए, 10,500 9,000, डिफरेंस कितना आया 1,500 रुपए, सरप्लस है क्योंकि रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रेंट से क्या है अधिक है ना। इसी प्रकार से फोर्थ ईयर में भी 10,000 9,000, मतलब रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रेंट से अधिक है तो 1,000 रुपए का क्या हो गया सरप्लस हो गया। समझ में आ गई बात, ठीक। अब देखो इसके बाद में यहाँ तक की कहानी लगभग सब लोगों को समझ में आ गई होगी और हर क्वेश्चन में ये आना है, तो ये एनालिटिकल टेबल जो है तुम लोग याद कर लेना कि इतने कॉलम होते हैं। देखो इसके बाद के कॉलम मैं तुम लोगों को आज एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ और एक बार फिर से बता दूंगा क्या होते हैं, ठीक है ना। सरप्लस तक तो ठीक है, अब ये नेक्स्ट होता है शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड, SWR। देखो मैंने नीचे एब्रीविएशन भी लिखा है, शॉर्ट वर्किंग SW बने शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड, है ना। ये मिनिमम रेंट है, ये बता दिया मैंने, ठीक। नेक्स्ट होता है कॉलम शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब्ड, शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब्ड मतलब जिसको आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना।
सेकेंड लास्ट कॉलम होता है पेमेंट का, और उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज याद रखना, ये एनालिटिकल टेबल हम लोग किसकी बुक्स में बना रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ लीजी, मतलब पट्टेदार की पुस्तकों में बना रहे हैं ये एनालिटिकल टेबल। किसकी बुक्स में बना रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ लीजी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। लीजी माने पट्टेदार, पट्टेदार माने जिस व्यक्ति ने खदान को पट्टे पर लिया हुआ है। लैंडलॉर्ड से कोई मतलब नहीं है, लीजी ही देगा किसको? लैंडलॉर्ड को रॉयल्टी वगैरह देगा, है ना। ठीक, ऊपर मैंने लिख भी दिया है, जर्नल एंट्रीज और लेजर अकाउंट भी अपन बाद में इन द बुक्स ऑफ लीजी ही बनाएंगे, ठीक है ना। तो एनालिटिकल टेबल किसकी बुक्स में बना रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ लीजी, ठीक है ना। अब देखो ये सब चीजें समझ में आई होंगी तुम लोगों को। देखो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड का मतलब मैं तुम लोगों को एक बार फिर से बतला दे रहा हूँ जल्दी से। शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड का मतलब क्या होता है, तुम लोगों को पहले बताया था मैंने कि यदि शुरुआत वाले ईयर्स में शॉर्ट वर्किंग होती है तो इस शॉर्ट वर्किंग को भविष्य में होने वाले सरप्लस से क्या किया जा सकता है? एडजस्ट किया जा सकता है। तो अगर कोई शॉर्ट वर्किंग भविष्य में एडजस्ट होगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे? शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड। इसको हिंदी में कहा जाता है लघु कार्य अपलेखन, है ना। ठीक, क्या कहा जाता है? लघु कार्य अपलेखन। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि शॉर्ट वर्किंग आपको कभी भी हो और आप कभी पूरी जिंदगी में, अब 20 साल की लीज है तो 20 साल तक आप शॉर्ट वर्किंग को तो रिक्यूप नहीं कर सकते, है ना। शॉर्ट वर्किंग के रिक्यूपमेंट की एक शर्त होती है, कंडीशन होती है, उतने ईयर्स तक ही शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूप किया जा सकता है, ठीक है ना। तो अगर शॉर्ट वर्किंग भविष्य में कोई शॉर्ट वर्किंग ऐसी है जो एडजस्ट ना हो पाए या रिक्यूप नहीं हो पाए अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ लीज, है ना, लीज की शर्तों के अनुसार, उसको कहेंगे शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूप्ड। तो शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूप्ड बेसिकली लीजी के लिए क्या है? लॉस है। लॉस क्यों है? क्योंकि इसको भविष्य में वो एडजस्ट तो कर नहीं पाएगा, इसलिए इस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो देखो नेक्स्ट कॉलम शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड और अनरिक्यूप्ड के बाद पेमेंट क्या रहेगा? पेमेंट का मतलब लीजी के द्वारा, पट्टेदार के द्वारा लैंडलॉर्ड को कितना पेमेंट किया जाएगा। और लास्ट कॉलम रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने ऊपर लिख भी दिया है, रॉयल्टी का अमाउंट जाएगा और शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूप्ड, क्योंकि रॉयल्टी तो पट्टेदार के लिए क्या है? खर्च है, और शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूप्ड लॉस है ना। तो इस लॉस को भी वो कहाँ ट्रांसफर करेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। समझ में आ गई ना बात? ठीक, अब देखो, अब इस क्वेश्चन में आ रहे हैं अपन, है ना। देखो इस क्वेश्चन में जो है ये सब कुछ, यहाँ तक की बात तुम लोगों को लगभग समझ में आ गई होगी, है ना। ठीक, कई बार ऐसा होता है देखो कि चीज़ें अपने को नहीं समझ में आती हैं, तो एक की जगह आप 2 बार जब देखोगे वीडियो तो क्लियर समझ में आ जाएगी। लगभग हर चीज़ मैंने इसमें जो है कोशिश करी है कि तुम लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है ना। देखो इसके बाद में नेक्स्ट कॉलम होता है शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड का, है ना। ठीक, देखो यहाँ पे अब इस क्वेश्चन का सॉल्व मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट ईयर की बात यदि आप करोगे तो फर्स्ट ईयर में 6,000 रुपये की रॉयल्टी है, मिनिमम रेंट 9,000 है, मतलब शॉर्ट वर्किंग है 3,000, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर में तो कोई शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप हो नहीं सकती, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप कब होगी? जब सरप्लस होगा, सीधी सी बात है। सरप्लस ही नहीं है तो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप कैसे होगी, है ना। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में कोई भी शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप नहीं होगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है, इसके बाद में क्या कोई शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूप होगी क्या फर्स्ट ईयर में, है ना। ठीक, देखो शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूप इसलिए नहीं होगी क्योंकि 3 साल का समय है अपने को। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ लीज आपके पास में कितना समय है? 3 साल का समय है ना, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना 3 साल तक अगर सरप्लस होगा तो हम इस शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूप कर लेंगे, ठीक है ना। 3 साल तक भी अगर सरप्लस
नहीं होगा तो फिर उस कंडीशन में तीसरे साल के अंत में इस शॉर्ट वर्किंग को अपन कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग में ट्रांसफर कर देंगे। समझ में आ गई ना बात, ठीक। तो फर्स्ट ईयर में कोई भी शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब नहीं होगी, है ना। अब पेमेंट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम होता है। पेमेंट में के लिए अपने को सीधी सी बात ये है, मैंने एक नीचे फॉर्मूला लिख दिया है तुम लोगों को पेमेंट के लिए, है ना, ठीक। रॉयल्टी या मिनिमम रेंट विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर का मतलब रॉयल्टी या मिनिमम रेंट इन दोनों में जो भी ज़्यादा हो वो लिया जाएगा, सीधी सी बात है। और माइनस यदि कोई शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप हुई है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा। क्या बोल रहा हूँ, रॉयल्टी या मिनिमम रेंट इन दोनों में जो भी ज़्यादा है वो लिया जाएगा, पहले दोनों में ज़्यादा लो, उसके बाद में उसमें से शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप को क्या कर दो, लेस कर दो। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी या मिनिमम रेंट इन दोनों में ज़्यादा क्या है, 9,000 ज़्यादा है ना, 6,000 या 9,000, दोनों में ज़्यादा 9,000 है। और क्या शॉर्ट वर्किंग कोई रिक्यूप हुई है, नहीं हुई है ना, ठीक। तो पेमेंट कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 9,000। समझ में आ गई ना बात, ठीक। इन दोनों में जो भी ज़्यादा है वो लिया, अगर शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप आई तो उसको घटा देंगे, ठीक है ना, 9,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपने को दिमाग लगाना ही नहीं है, बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रॉयल्टी प्लस शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब का अमाउंट को ट्रांसफर कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो रॉयल्टी यहाँ कितनी थी, 6,000, है ना। शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब तो कुछ है ही नहीं है अपनी, कंफर्म है, ठीक। अब आते हैं अपन सेकेंड ईयर में। देखो सेकेंड ईयर में अपने को मालूम है 9,500 रुपये की रॉयल्टी हुई, मिनिमम रेंट कितना हुआ, 9,000, मतलब सरप्लस आया है, ये बात तो कंफर्म है, ठीक। अब देखो सेकेंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप होगी क्या कुछ, हाँ होगी। क्यों होगी, क्योंकि सरप्लस हुआ है ना, तो एडजस्ट करने का अधिकार है ना लीजी के पास में, ठीक। तो कितना शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप होगी, 500 से ज़्यादा तो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप होगी नहीं, जितना सरप्लस होगा उससे ज़्यादा तो रिक्यूप कर नहीं सकते आप, तो शॉर्ट वर्किंग 500 रुपये अपन ने क्या कर दिया, रिक्यूप कर दिया, ठीक है ना। अब अनरिक्यूप होगी क्या, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि 3 साल का समय है, 3 साल का समय है, 3 साल तक इंतजार करेंगे। अगर 3 साल तक भी सरप्लस नहीं हुआ तो उस कंडीशन में अपन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना। तो अनरिक्यूब नहीं होगी, ठीक है ना। पेमेंट कितना करोगे, पेमेंट के लिए सीधा सा मैंने बताया तुम लोगों को, रॉयल्टी या मिनिमम रेंट दोनों में ज़्यादा हो तो इन दोनों में ज़्यादा कितना है, 9,500, और 9,500 में से अपन ने क्या किया, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब घटा दिया। शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब हुई है ना यहाँ 500, तो 9,500 में से 500 गया तो कितना बचा, 9,000 बचा, है ना, ठीक। तो पेमेंट यहाँ पे भी 9,000 ही होगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है। वैसे भी अगर मिनिमम रेंट की डेफिनेशन ही अपन तय करें तो मिनिमम रेंट का मतलब क्या होता है, कम से कम इतना अमाउंट तो देना ही देना है, लीजी के द्वारा लेजर को दिया ही जाएगा, है ना, ठीक। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपन कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, रॉयल्टी का अमाउंट 9,500 और अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट नहीं ट्रांसफर किया जाएगा क्योंकि कुछ है नहीं, ठीक है ना। सेकेंड ईयर तक समझ में आ गया। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ थर्ड ईयर। देखो थर्ड ईयर में क्या हुआ है, 10,500 रुपये रॉयल्टी, 9,000 मतलब 1,500 रुपये क्या हुआ है, सरप्लस हुआ है। और साथ में तुम लोगों को मालूम है थर्ड ईयर विल बी द लास्ट ईयर, ठीक है ना। तो देखो टोटल शॉर्ट वर्किंग थी 3,000, 1,500 रुपये तो रिक्यूप हो जाएंगे क्योंकि सरप्लस हुआ है, सरप्लस हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या हो जाएंगे, रिक्यूप हो जाएंगे 1,500 रुपये, ठीक है ना। अब शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब की बात यदि आप करोगे तो यहाँ पे क्या कोई शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब होगी, हाँ होगी। क्यों होगी भाई, क्योंकि देखो 3,000 रुपये की टोटल शॉर्ट वर्किंग थी, उसमें से 500 और 1,500, 500 और 1,500 मिला के कितना हुआ, 2,000, 2,000 रुपये तो आपने क्या कर दिया, उसको एडजस्ट कर दिया, रिक्यूब कर दिया। बाकी कितनी बची, 1,000, बाकी 1,000 बची ना। 1,000 को हम भविष्य में क्या आगे ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं, है ना। तो उस कंडीशन में 1,000 को हम शॉर्ट वर्किंग
अनरिक्यूब में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि थर्ड ईयर क्या है, लास्ट ईयर है। 1000 को कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। पेमेंट देखो, पेमेंट के लिए फिर वही रॉयल्टी या मिनिमम रेंट दोनों में ज़्यादा हो, कितना ज़्यादा है, 10,500 ज़्यादा जरूर है, लेकिन इसमें से शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब घटाया 1500, 10,500 में से 1500 गया तो कितना बचा, 9,000। 9,000 का ही यहाँ पे भी क्या किया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा। और जहाँ तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालने की बात है तो 10,500 तो हम लोग रॉयल्टी का डालेंगे और यहाँ पे 1,000 रुपये शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब का भी डालेंगे। देख लो अच्छे से समझ लेना, 10,500 हमने डाला किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 10,500 डाला रॉयल्टी का और 1,000 डाला शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब्ड का। समझ में आ गई ना बात। अब देखो फोर्थ ईयर विल बी द लास्ट ईयर, सब लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने जो बढ़ाया है ना, ठीक। देखो इसके बाद में आ रहा है फोर्थ ईयर, है ना, फोर्थ ईयर लास्ट ईयर है, सब लोगों को मालूम है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे फोर्थ ईयर में हमको मालूम है क्या हुआ है, सरप्लस हुआ है। 10,000 रुपये रॉयल्टी था, मिनिमम रेंट 9,000 था, है ना, मतलब सरप्लस हुआ है कितना, 1,000 रुपये, ठीक है ना। थोड़ा सा वीडियो डिस्टर्ब हुआ था, उसके कारण ये फिर से लिखना पड़ा मेरे को, ठीक। तो 1,000 रुपये का सरप्लस हुआ है। यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब होगी क्या, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई, क्योंकि तुम लोगों को मालूम है शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब शुरू के 3 साल तक का ही समय था। हम लोगों ने इस क्वेश्चन में जो है आपका शुरू के 3 साल में ही शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब की जा सकती थी, तो हमने पूरा 3,000 रुपये का हिसाब किताब खत्म कर चुके हैं। 3,000 में से 500 और 1,500 रिक्यूब हो गया और बाकी 1,000 रुपये अनरिक्यूब हो गया। तो जब कोई शॉर्ट वर्किंग बची ही नहीं है तो रिक्यूब होने का तो सवाल ही नहीं होता, ठीक है ना। इसी प्रकार से अनरिक्यूब भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी अनरिक्यूब, क्योंकि यहाँ पर कोई शॉर्ट वर्किंग बची नहीं है तो अनरिक्यूब भी नहीं होगी, ठीक है ना। पेमेंट का कॉलम देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेमेंट का कॉलम, है ना, जिसके लिए मैंने जो है इसको ऐड किया था ये वाली फोर्थ ईयर को। देखो पेमेंट का मतलब रॉयल्टी या मिनिमम रेंट दोनों में जो भी ज़्यादा हो उसमें से अपने को क्या घटाना है, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड घटाना है, ठीक है ना। देखो रॉयल्टी 10,000, मिनिमम रेंट 9,000, 10,000 और 9,000 में ज़्यादा क्या है, 10,000 ज़्यादा है, सब लोगों को मालूम है ना। 10,000 में से हमने शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड को घटा दिया, यहाँ शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब तो कुछ है ही नहीं है ना। तो इन दोनों में ज़्यादा क्या है, 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये का ही हमको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। फिर से बता रहा हूँ 10,000 या 9,000 दोनों में ज़्यादा क्या है, 10,000, ठीक है ना। और इसमें से शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब कुछ है नहीं, तो पूरे 10,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। गलती क्या करते हो तुम लोग कि कई बार पेमेंट वाले कॉलम में मिनिमम रेंट का अमाउंट ही लिख देते हो, वो गलत हो जाएगा भाई, है ना। तुम लोगों के लिए ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले पे ही बेस्ड रहोगे तो ज़्यादा अच्छा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की बात आती है तो यहाँ पे रॉयल्टी का अमाउंट 10,000 रुपये ट्रांसफ़र हो जाएगा, है ना, और बाकी शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब तो कुछ है ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये मैंने तुम लोगों को बताया पूरा का पूरा एनालिटिकल टेबल। इसके बाद में मैं तुम लोगों को बताऊंगा जर्नल एंट्रीज और तुम्हारा जर्नल एंट्रीज के अलावा लेजर अकाउंट्स इसी क्वेश्चन के। देखो रॉयल्टी के क्वेश्चन हर क्वेश्चन सेम होते हैं, है ना, सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। केवल डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस आता है शॉर्ट वर्किंग के रिक्यूपमेंट में, मतलब शॉर्ट वर्किंग के एडजस्टमेंट में, जो क्वेश्चन में शर्तें दी हुई होती है। जैसे इस क्वेश्चन में था कि शॉर्ट वर्किंग ऑफ एनी ईयर कैन बी रिक्यूब इन द फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ लीज ओनली, मतलब शुरू के 3 साल तक ही हम शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब कर सकते थे। इसके बाद में हमने जितनी शॉर्ट वर्किंग बची हुई थी उसको अपन ने शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया था, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन में बहुत बार आता है ये क्वेश्चन भी कि जो शॉर्ट वर्किंग के रिक्रूटमेंट की जो शर्त दी रहती है वो ये दी रहती है कि देखो शॉर्ट वर्किंग ऑफ ईच ईयर कैन बी रिक्यूब्ड इन द नेक्स्ट और इन द फॉलोइंग 2 ईयर्स ऑफ सरप्लस, है ना।
ठीक, मतलब किसी भी ईयर की शॉर्ट वर्किंग को आप अगले 2 साल तक क्या कर सकते हो या 3 साल तक रिक्यूप कर सकते हो या एडजस्ट कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है तो अपन क्या करेंगे, है ना, जैसे फर्स्ट ईयर की शॉर्ट वर्किंग आई, फर्स्ट ईयर की शॉर्ट वर्किंग को हम नेक्स्ट 2 ईयर्स कहने का मतलब क्या है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में यदि कोई सरप्लस होगा तो उस सरप्लस से हम क्या कर देंगे, फर्स्ट ईयर की शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट कर देंगे या रिक्यूप कर देंगे, और थर्ड ईयर तक भी नहीं हो पाएगी तो उसको अनरिक्यूप शॉर्ट वर्किंग में ट्रांसफर कर देंगे, है ना। ठीक, ऐसे ही सेकेंड ईयर की शॉर्ट वर्किंग को थर्ड और फोर्थ ईयर के सरप्लस से रिक्यूप कर सकते हैं, थर्ड ईयर की शॉर्ट वर्किंग को फोर्थ और फिफ्थ ईयर के सरप्लस से रिक्यूप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप जो है, बाकी का क्वेश्चन सेम रहेगा, बाकी की टेबल सेम रहेगी, केवल शॉर्ट वर्किंग के रिक्यूपमेंट की शर्त जो है वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। समझ में आ गई ना बात, ठीक है ना। तो अब मैं तुम लोगों को इसके बाद में बताऊंगा जर्नल एंट्रीज और लेजर अकाउंट्स किस प्रकार से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। थैंक यू।